The chapter 3 of Indian economy, which we will cover, is various indexes. Various indexes. अब ये various indexes क्या है क्लास? It is very much important for the prelims. Mains में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा भी जा सकता है, पर very much important prelims. इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करेंगे और रिलेटेड जो आपके जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जेम. ओके, तो इसमें हम जो इकोनॉमी से रिलेटेड इंडेक्सेस हैं, हम सारे इंडेक्सेस नहीं करेंगे, जो इकोनॉमी से रिलेटेड इंडेक्सेस हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होता है. ओके, तो इसमें इस वेरियस इंडेक्सेस में क्लास ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीलिम्स में इससे जम के क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो the third chapter is various indexes. Fourth chapter of the Indian economy is structure and planning, structure and planning and Niti Aayog. Structure and planning and Niti Aayog. इस चैप्टर में एज द नेम सजेस्ट प्लानिंग, मतलब प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे. प्लानिंग कमीशन की क्यों जरूरत पड़ी. ओके, देन ऑल द 5-year प्लान्स, जितने 13 5-year प्लान्स हैं, वी विल टेक 1 to 12 ए 1 by 1 सारा चीज, मतलब किस प्लान में क्या क्या खास बात हुई, वी विल टेक 1 by 1. ओके, देन जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. मेंस का क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल नेहरू मेहलोनोबिस मॉडल, राव मनमोहन मॉडल, क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है. व्हाट इज ट्रिकल डाउन थ्योरी अप्रोच, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बना है, मेंस में भी क्वेश्चन बना, ट्रिकल डाउन थ्योरी अप्रोच. ओके, तो इसमें हम ये सारी चीज देखेंगे. फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में देखेंगे. फिर हम देखेंगे रेलेवेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन ने क्या क्या अचीव किया और प्लानिंग कमीशन के क्या क्या लैकुनेज रहे, और जो लैकुनेज रहे तो नीति आयोग बना, और नीति आयोग को फिर हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, कि नीति आयोग यहां ठीक है और नीति आयोग यहां सुधार की आवश्यकता है. ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा, आप वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी होंगे. प्लस हम ब्लंटली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. आपको अगर क्रिटिसाइज करना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए. तो कहां कहां कमियां हैं और कहां कहां सुधार की आवश्यकता है, कैसा सुधार चाहिए, कैसा रिफॉर्म चाहिए. ओके, तो दिस विल बी द फोर्थ चैप्टर, स्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड नीति आयोग. द फिफ्थ चैप्टर, now here the real economy starts from fifth chapter. fourth chapter आपको इकोनॉमी का बेसिक है. जो रियल इकोनॉमी शुरू होती है वो इस चैप्टर से शुरू होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखे, मनी मार्केट एंड बैंकिंग. मनी मार्केट एंड बैंकिंग, अ प्रिटी लॉन्ग चैप्टर, लिटरली प्रिटी लॉन्ग. मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूं क्लास. आप पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, एक बार आपने नोट्स पढ़ लिया, आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है. ओके, आत्मनिर्भर बनना अच्छा सही है, पर आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको समय वेस्ट करना पड़ेगा. यहाँ आपको एक साथ क्रक्स मिल जा रहा है. आपको ये साइट देखनी है, वो साइट देखनी है, ये किताब रमेश सिंह पढ़नी है, ओके, मृणाल पढ़ना है, जीके टुडे देखनी है. गाइस, टाइम वेस्टिंग है नथिंग. यहाँ आपको जब कॉन्क्रीट मिल रहा है, यू हैव टू, मतलब आपको एक बिल्कुल क्रक्स, मनी मार्केट एंड बैंकिंग. बहुत बड़ा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसके बाद जो 6th चैप्टर है वो बट ऑब्वियस चैप्टर है क्लास, इन्फ्लेशन. जैसे ही हम मनी एंड बैंकिंग खत्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है इन्फ्लेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति. महंगाई होती क्या है,
इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने क्लास, इन्फ्लेशन बैंकिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज इन्फ्लेशन, द सिक्स्थ चैप्टर इज इन्फ्लेशन। Seventh chapter is also the soul of the economy. लिखिए क्लास, fiscal policy, fiscal, FISCAL, fiscal policy. Don't write physical policy. That is, अभी हमने physical geography खत्म की है, but वो physical geography थी, भौतिक। ये fiscal policy है, fiscal policy। फिजिकल पॉलिसी क्लास सरकार की टैक्सेशन और रेवेन्यू की पॉलिसी होती है। So what is the seventh chapter? इट इज फिजिकल पॉलिसी। सिक्स चैप्टर इन्फ्लेशन था, सेवन चैप्टर है फिजिकल पॉलिसी। इसमें हम सरकार के रेवेन्यू रिसीट्स देखेंगे, सरकार के एक्सपेंडिचर देखेंगे, मतलब सरकार जो पैसा खर्च करती है, ये सरकार को जो पैसा आता है तो वो दो तरीके से पैसा आता है, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स होता है और एक कैपिटल रिसीट्स होता है। क्लास मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज समझा दूंगा इकोनॉमी में, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या डिफरेंस है। आपकी रेगुलर इनकम, प्रशांत जैसे आप डॉक्टर हैं, आप को कॉलेज से सैलरी मिलती है, तो कॉलेज से जो सैलरी मिल हुई वो आपकी रेवेन्यू रिसीट हुई, रेगुलर इनकम। और अचानक आपकी लॉटरी लग जाती है, वो आपकी कैपिटल रिसीट हुई। तो सरकार के जो रेगुलर इनकम होती है वो सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स होती है, और जो सरकार की एकदम से जो सपोज आईएमएफ से लोन, आपके वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, ओके, सरकार ने बाहर से एकदम से, या एकदम से जापान से जैसे हमने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया, तो जो एकदम से पैसा मिलता है वो सरकार का कैपिटल रिसीट होती है। सरकार का रेगुलर खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार का एकदम से आकस्मिक खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें बहुत बड़ा खर्चा शामिल है। जैसे आपका रोजमर्रा के, हमारे और आपके घर के खर्चे क्या हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आटा दाल चावल ग्रोसरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। बट कार लेना, कार लोन लिया, कार ली, घर लिया, बड़ा चीज, बड़ा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम फिस्कल पॉलिसी, देन हम टैक्सेशन पढ़ेंगे। ये टैक्सेशन क्या है, कितने तरह का टैक्सेशन होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेरियस टैक्सेशन पॉलिसी एंड ऑल दोस थिंग्स। प्रीटी लॉन्ग चैप्टर, जैसे मैंने कहा, अगेन द सोल ऑफ द इकोनॉमी, ओके। देन आफ्टर दैट स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट चैप्टर आता है स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसमें हम स्टॉक मार्केट देखेंगे, कैपिटल मार्केट देखेंगे, बीएससी, एनएससी, शेयर्स होते क्या हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ओके, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ, मतलब यू विल बिकम अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया इन द इंडियन इकोनॉमी, ओके। स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, ओके। अभी हमने मनी मार्केट बोला और फिर कैपिटल मार्केट बोला। दो तरह की मार्केट होती है फाइनेंस में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ओके। हम एक एक करके डिफरेंस बताएंगे, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आपके हो जाता है 8th चैप्टर, ओके। देन वी विल कम टू 9th चैप्टर। ये अगेन प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के एंगल से इंपॉर्टेंट है, बट मेंस में भी पूछा गया है। शुरुआत के कुछ टॉपिक्स मेंस में पूछे गए हैं, वो हम आपको डिटेल से साथ ही साथ करा देंगे, साइड बाय साइड प्री कम मेंस के लेक्चर्स चलेंगे। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, नेक्स्ट चैप्टर है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। Sir, please repeat the chapter name. IMF, World Bank and other economic institutions. इसमें हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी क्वेश्चन बना। Excuse me, sir. Yes.
सर IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर बैंकिंग सिस्टम्स को 5th चैप्टर में इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? उसे अलग से एक सी एक्चुअली सी बैंकिंग क्या है इसमें, जो जो पहला चैप्टर है बैंकिंग का, IMF इज नॉट ए बैंक, टू बी वेरी फ्रैंक प्रज्वल, ठीक है, IMF बैंक नहीं है, ओके। या इस चैप्टर के जो हम करेंगे वो मॉनिटरी एंड इकोनॉमिक सर्वेलेंस इंस्टीट्यूशन है, ओके। और वर्ल्ड बैंक को हम एक एंगल से बैंक कहते हैं, बट वर्ल्ड बैंक नोट नहीं छापता। जो 5th चैप्टर है जिसमें हमने बैंकिंग लिखा है, बैंकिंग के अंदर हम करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी, क्योंकि आई होप, क्योंकि हमारी और आपकी बात हो चुकी है प्रज्वल, आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, आपने बीकॉम कर रखा होगा, तो आप जानते होंगे मॉनिटरी पॉलिसी होती है, जिसे हिंदी में मौद्रिक नीति कहते हैं, जिसे आरबीआई करता है। आरबीआई करता है, डिक्लेयर करता है, मॉनिटरी पॉलिसी करता है, उसके थ्रू बैंक पे कंट्रोल होता है। तो वर्ल्ड बैंक कोई मॉनिटरी पॉलिसी नहीं डिक्लेयर करता। वर्ल्ड बैंक आपके गरीब देश को मदद करता है, कुछ जैसे आईडीए के थ्रू, आईबीआरडी के थ्रू गरीब देशों को मदद करता है, और आपके जो डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको भी वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट लोन दे देता है, लोन पे दे देता है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से। तो ये चैप्टर इट इज नॉट, मतलब अगर देखा जाए, जैसे सपोज एक मेंस का क्वेश्चन आपके ही डिस्कशन से एक मेंस का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि इज इट राइट टू कॉल वर्ल्ड बैंक अ बैंक, या वर्ल्ड बैंक, इन द वर्ल्ड बैंक द बैंक इज अ मिसनोमर। अगेन मेंस का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा लेवल का मेंस का क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड बैंक, बैंक इज अ मिसनोमर, डेफिनेटली बैंक नोट छापता है, वर्ल्ड बैंक नोट थोड़ा ना छापता है। वर्ल्ड बैंक तो क्या है, जितने ज्यादा जो लोग शेयर्स देंगे, पैसा देंगे, उसके उतने ज्यादा शेयर्स होते हैं। जैसे अमेरिका सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक को आपके फाइनेंशियली एड देता है, तो सबसे ज्यादा शेयर्स वर्ल्ड बैंक के अमेरिका के पास है, उसके बाद यूरोप के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, ओके। तो वर्ल्ड बैंक को आइडियली बैंक कहना थोड़ा मुश्किल है। तो इस चैप्टर में जो एक्चुअली ये चैप्टर को जो आपने सेकंड उस पर नहीं ध्यान दिया, ये IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हम सार्क भी देखेंगे, आसियान देखेंगे, यूरोपियन यूनियन देखेंगे। मैंने कहा ना क्लास, IMF वर्ल्ड बैंक तो मेंस के भी क्वेश्चंस बनते हैं IMF वर्ल्ड बैंक से, बट बाकी सारों से प्री के क्वेश्चंस बनते हैं, सार्क, आसियान, एंडियन कम्युनिटी, ओके, नाफ्टा, ओके, सेलेक, CELAC, सेलेक, ओके। तो इसमें ये सारे चीज देखेंगे। देन आपके AIIB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारा चीज देखेंगे, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस। प्रज्वल, इज द थिंग इज क्लियर? चीजें क्लियर है जो आपने क्वेश्चन पूछा था? मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके गुड। नेक्स्ट, आफ्टर दैट अब देखो गाइस, यहाँ पे क्लास लेक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपकी जो टिपिकल बुक है, जो इन जनरल सभी के लिए है, क्योंकि एक्चुअली क्लास है इकोनॉमी में बुक की पॉसिटी है, इकोनॉमी में बुक की कमी है यूपीएससी में। इकोनॉमी में एक कन्विंसिंग बुक है, दैट इज रमेश सिंह, ओके। रमेश सिंह में IMF, वर्ल्ड बैंक और के साथ साथ WTO भी दे रखा है, बट गाइस WTO इज अ सेपरेट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है, हम देखेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक के बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे GATT एंड WTO, GATT एंड WTO। अब आप, कोई लोग पूछेगा सर ये आपने अलग क्यों रखा, ये भी तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। गाइस, GATT एंड WTO एक अलग ही तरह की रिजाइम है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेटेंट, व्हाट आर GI टैग्स, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है, मेंस के क्वेश्चंस हैं, ये सब मेंस के हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डंपिंग, डंपिंग होता क्या है, ओके। व्हाट आर द इंडियन गवर्नमेंट मेजर्स टू काउंटर द डंपिंग, जैसे चाइना हमारे यहाँ डंप करता है। अब छोटा सा आसान भाषा में डंपिंग क्या कहते हैं, सपोज दिस इज द माउस, दिस इज माय माउस, दिस माउस, ओके। ये माउस, चलो ये तो HP का है, ये सपोज चाइना बनाता, ओके। चाइना को ये माउस की जो बनाने की जो कीमत है, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, सपोज 10 रुपए है, बट चाइना भारत में इस
माउस को 8 रुपए में बेच रहा है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द कंपटीशन, दिस इज नोन एज डंपिंग। सबसे आसान भाषा में डंपिंग बताइए। जब कोई बिजनेस फर्म, कोई देश, कोई व्यक्ति अपनी लागत से, कॉस्ट प्राइस से भी कम में बेचे जस्ट टू इलिमिनेट दूसरे देश में, जस्ट टू इलिमिनेट द कंपटीशन, दिस प्रोसेस नोन एज डंपिंग। तो WTO में हम पढ़ेंगे डंपिंग क्या है, डंपिंग के क्या मेजर्स हैं। ओके, और बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WTO में इश्यूज क्या हैं, इंडिया को WTO से फायदा है या नुकसान है, कहां कहां इश्यूज हैं इंडिया के WTO में, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट, तो यहां ये आपका हो जाता है आई थिंक, हाँ ये 10th चैप्टर है। 11th चैप्टर से अगेन हम ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में देखना शुरू कर देंगे। 11th चैप्टर इज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। Sir, please repeat the name of 10th chapter. GATT, GATT and WTO, General Agreement on Tariff and Trade and World Trade Organization, GATT and WTO. Chapter number 11 is poverty and inequality. Poverty and inequality. अब जैसे एक मेंस का क्वेश्चन है, पॉवर्टी से प्री के भी क्वेश्चंस बहुत बने। गरीब देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। इंडिया इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर। मेंस का क्वेश्चन है गाइस, यूपीएससी। गरीब देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, गरीब देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। एंड टेक, आप क्लास अगर हम ऑफलाइन में होता तो आपको और अच्छी तरह से बता दे। ऑनलाइन में आई नो क्लास थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मेरे को कभी बैठ के ज्यादा लेक्चर लेने की आदत नहीं है। ये थोड़ा सा जो गरीब देश गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं, ये पॉवर्टी का सबसे पुराना क्वेश्चन है। मतलब आज अभी आप देखो कि अभी के नहीं आया है, से अबाउट आई थिंक 90s में क्वेश्चंस बना है मेंस का, यूपीएससी का। और उसके बाद पीसीएस ने, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन लोगों ने, इन पीसीएस ने बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा ये। ओके, तो गरीब देश गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं, इसका मतलब क्या होता है कि या इंडिया इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर। इनमें हम पॉवर्टी का नेचर देखेंगे, पॉवर्टी क्या है। कल मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन लाऊंगा। मेरे यस्टरडे आई सॉ वन क्वेश्चन, बट मुझे लगा कि आज पहले टॉपिक के बारे में बता दूं, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा तो हो सकता है कुछ लोग नर्वस हो जाएंगे, अरे यार प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप भी जानते हो कि प्रीलिम्स में क्लास थोड़े मतलब थोड़े समझने वाले क्वेश्चंस बनते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में सेल्डम, यूपीएससी सेल्डम आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वो आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमी में दिमाग लगाने में मजबूर कर देगा। ज्योग्राफी सिंपल है, 2 + 2 = 4। ज्योग्राफी सिंपल, अब तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ज्योग्राफी सिंपल। अमृतसर में कौन सा क्लाइमेट है? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। गर्मी भी एक्सट्रीम, ठंड भी एक्सट्रीम, -1 0 डिग्री तक चला जाता है अमृतसर में टेम्परेचर। और गर्मी भी 45 46 47। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समुद्र से दूर है, इजी है। बट इकोनॉमी में का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है कि इंडिया में इस समय FII पीक पे है। आपने आज देखा होगा ISC के फेसबुक पेज पे, मैंने अभी AIR की एक न्यूज शेयर की थी कि इस मंथ में इंडिया का सबसे हाईएस्ट FII इन्वेस्टमेंट आया है, ओके, या FPI इन्वेस्टमेंट आया है। तो फिर मूडीज ने हमारी रैंकिंग क्यों नीचे की? तो इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, वो सोचने में मजबूर कर देते हैं। उसके आंसर्स मतलब थोड़े अलग तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं, सोच समझ के आंसर्स दिए जाते हैं। तो इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। समझ में आ गया? इकोनॉमी बहुत इजी है, ओके। और ऐसा मैं ऐसा नहीं मानता, पर्सनली नहीं मानता क्लास इकोनॉमी टफ है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आप लोग में से कुछ लोग नए स्टूडेंट्स हैं। जस्ट मिनट गाइस, लेट मी चेक वन स्टूडेंट। तो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि गरीब देश गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं, इसका मतलब क्या है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, हम इस चीज में कहेंगे
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आप मंदिर के बाहर किसी भिखारी को 2,000 रुपए का नोट दो, ओके, तो वो 2,000 रुपए के नोट से करेगा क्या? वो क्या कर लेगा? 2,000 रुपए के नोट से सब कुछ, ये भी खरीदेगा, वो भी खरीदेगा, खाना खरीदेगा, अपने फैमिली के लिए जो जरूरी दवाएं हैं वो खरीदेगा, ओके, खरीदेगा, और 2,000 रुपए खत्म। और एक हफ्ते बाद जब 2,000 रुपए के सारी दवाएं, नोट खत्म हो जाएंगे, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, अगेन गरीब हो जाएगा। तो भारत जैसे देश के लिए सेविंग्स नहीं है। गरीब देश गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं। ओके, भारत जैसे देश के लिए जहां पे सेविंग्स नहीं है, वहां पे दिक्कत आ जाती है। पहले मतलब अगर किसी को आगे बढ़ना है, या चाहे वो किसी के ऊपर, हमारे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर लागू होता है, बिजनेसमैन पे भी लागू होता है, एंटरप्रेन्योर पे भी लागू होता है, आपको पहले सेविंग करनी पड़ेगी। अब यही कोई किसी समझदार व्यक्ति को 2,000 रुपए दोगे तो उसमें से वो मिनिमम चीज का खाना खरीदेगा और बाकी चीजों को वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा, ताकि सपोज उसने 500 रुपए का खाना खरीदा, 1,500 रुपए वो ऐसे इन्वेस्ट करेगा कि 1,500 के 1,600 हो जाए, फिर 1,600 के 1,700 हो जाए। तो गरीब देश गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं। हमारा कंजम्पशन इतना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी पे। सो नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, नेक्स्ट चैप्टर, 12th चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ओके, कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस जम के क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, इस एरिया से। आईएएस प्रीलिम्स जम के पूछता है अनएम्प्लॉयमेंट, कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, ओके, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज आपके दिस फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। अब जैसे आप लोग में से फॉर एग्जांपल जो हमारे डॉक्टर साहब हैं प्रशांत, तो प्रशांत आएंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। प्रशांत इज एम्प्लॉयड पर्सन, कॉलेज में लेक्चरर हैं, बट ही इज स्ट्राइविंग फॉर द बेटर जॉब, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कहा जाएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, भारत में सबसे ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ओके, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, What is this chapter name? it's unemployment and labor. Unemployment and labor. लेबर में हम देखेंगे लेबर में कौन कौन आता है, ओके, तो मतलब क्लास इस पे भी प्रीलिम्स में आपके समझने वाले क्वेश्चंस बने, ओके। नेक्स्ट, चैप्टर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में आपको दो जगह पढ़ाऊंगा। वन इज हम इकोनॉमी में पढ़ाएंगे, जिसमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से एग्रीकल्चर सेक्टर है, और अदर इज इंडियन ज्योग्राफी। ध्यान रखिएगा, अभी आज से नया बैच बने हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंडियन इकोनॉमी चलेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, ओके। तो इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या सिनेरियो है, उसमें सारी क्रॉप्स का क्या कंडीशंस हैं, ये सारा चीज पढ़ाऊंगा, ओके। सो एग्रीकल्चर सेक्टर नेक्स्ट चैप्टर है, ओके। नेक्स्ट,
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, Sir, please repeat. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, इसमें हम देखेंगे कि भारत में पीएसयूज कितने तरह के होते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 साल पहले ही प्री में क्वेश्चन बना, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIIF, और उससे पहले नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का फिर से क्वेश्चन बना। ओके, तो क्लास पीएसयू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। हम इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। ओके, सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे, एक A to Z इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे। ओके, पीएसयूज का नेचर पढ़ेंगे। ओके, पीएसयूज का नेचर पढ़ेंगे, पीएसयू कितने तरह की होती है, नवरत्न क्या होता है, नवरत्न का कॉन्सेप्ट क्या है, महारत्न क्या होती है, ओके, मिनी रत्न क्या होती हैं, इन सबसे क्लास प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। मेंस तो है ही है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो पीएसयूज, उसके बाद हम 15th चैप्टर, दैट इज द लास्ट चैप्टर, दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सबसे देखा जाए तो क्लास ये सारे चैप्टर्स का क्रक्स है ये चैप्टर। तो इसीलिए ये चैप्टर को मैं सबसे आखिरी में रखता हूं। मतलब जब तक आपके ऊपर के चैप्टर नहीं समझ में आएंगे, ये चैप्टर समझ में नहीं आ सकता। अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमी बैकग्राउंड है और आपने सही तरीके से इकोनॉमी पढ़ी है तो समझ रहोगे, बट अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है तो जब तक आपके इन्फ्लेशन से लेकर सब कुछ नहीं समझ में आता, ये नहीं समझ में आएगा। मतलब हम कहते हैं रुपया गिर गया डॉलर से, तो रुपया गिरता क्यों है, ऐसा क्या किया जाए कि रुपया बढ़ जाए, फिर कैसे बढ़ेगा रुपया। ओके, तो द थिंग इज दैट इसमें हम ये जो आज का FDI, FII, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP क्राइसिस, ओके, सारा चीज, फॉरेन, देन करेंसी वॉर क्या होता है, ओके, एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है, ओके, तो सारा चीज A to Z। तो ये 15 चैप्टर्स हैं आपके इंडियन इकोनॉमी, UPSC, UKPSC, UP PCS, बिहार PCS, मध्य प्रदेश PCS और IAS तो है ही है UPSC का प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें ये नहीं है गाइस कि ये प्री है ये मेंस है। ओके, ओके, सो a person who is in jail will not come under the labor, वो लेबर फोर्स में नहीं आएगा। पर्सन हु इज इन द जेल, बिकॉज वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, कि जो या जैसे मेरे अभी टॉडलर्स हैं, ट्विंस टॉडलर्स हैं, तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। बट मैं उनके लिए जो चीज खरीदूंगा तो मैं इकोनॉमी का पार्ट, मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। सपोज मैंने उनके लिए बेबी आपके जो पाउडर है, मिल्क पाउडर खरीदा, तो जब मैंने वो खरीदा या सेरेलैक खरीदा तो वो पैसा उस कंपनी को गया ना, उस कंपनी से वो पैसा वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ओके, इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इस तनख्वाह दे सकती है, तो वो पार्ट है।
क्लियर है? हाँ हाँ बोलिए। सर आपने अभी जैसा कि बताया कि जो पर्सन जेल में है वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। हाँ वो लेबर जब जो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं है वो इकोनॉमी का पार्ट होगा नहीं। सर जेल में भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे टाइप्स की एक्टिविटीज होती है। हाँ मतलब देखो मैं मानता हूं बट वो एज अ पार्ट ऑफ फोर्स्ड लेबर है। अब जैसे कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल उनको कारपेंटरी का काम सिखाया जाता है, उनको उनसे सब्जियां उगवाई जाती हैं, बट दैट इज नॉट ऑन द कमर्शियल स्केल। वो क्योंकि उनको आइडियल नहीं बैठना है, आइडियल नहीं बैठने देना। ओके गाइस जस्ट अ मिनट, वन ऑफ माय स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन कनेक्टिंग द थिंग। मैं उसको बस विद इन मतलब 15 सेकंड में मैसेज कर दूं। ओके और फिर मैं बस जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट पॉजिंग यू फॉर अ मोमेंट। ओके guys, one of my student was facing a problem. Okay. Mm. So that's why so जो जेल में जो एक्टिविटीज होती हैं गाइस वो टोटल कमर्शियल स्किल की नहीं होती। ओके उनको खाली नहीं बैठना दिया जाता क्योंकि बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, दे आर फेसिंग द पनिशमेंट। ओके तो उनसे वर्क कराया जाता है, वेदर एग्रीकल्चर जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग। ओके आपके जो गार्डनिंग फार्मिंग है जैसे जिसमें सब्जियां उगाना है, या कारपेंट्री है, या आपके हैंडलूम्स है, तो बट वो उनको और वो मार्केट में जाता है बट इट इज नॉट दैट लार्ज कमर्शियल स्केल। इसलिए जेल में बंद व्यक्ति को इकोनॉमी लेबर फोर्स में शामिल नहीं करते। ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कल ये सारे क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। वो पूछेगा, स्टेटमेंट देगा प्रीलिम्स में कि इनमें से कौन लोग लेबर फोर्स में नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा पर्सन इन जेल, तो पर्सन इन जेल लेबर फोर्स में नहीं आता। ओके दैट्स व्हाई मैं कहता हूं क्लास इकोनॉमी क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमी का क्वेश्चन 2 + 2 = 4 नहीं होता, 2 + 2 = 22 भी हो सकता है इकोनॉमी का क्वेश्चन में। ज्योग्राफी बहुत इजी सब्जेक्ट है क्योंकि ज्योग्राफी इसलिए इजी है, जो है वो है, उसमें आपका दिमाग नहीं लगना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और हवाएं चलेंगी ही चलेंगी, जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी तेज हवाएं चलेंगी, सिंपल है। बट इकोनॉमी में जैसे अभी आपने प्रोजेक्ट क्वेश्चन पूछा, क्यों नहीं कैसे नहीं, ये सारा चीज है। कोई और मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहता है और लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर। चलिए गाइस लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन। इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन मैं आपको व्हाइट बोर्ड में दिखा रहा हूं। ओके एंड इंट्रोडक्शन। प्लस जो इकोनॉमी वर्ड है वो क्लास ओइकोस प्लस नोमोस से बना है। आई होप सभी को ये दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। ओके ओइकोस प्लस नोमोस। ओके तो यहां पे जो ओइकोस का मतलब है कि उसका मतलब है फैमिली, हाउस होल्ड और स्टेट। ओके जो ओइकोस का नोमस है वो फैमिली, हाउस होल्ड और स्टेट है, और नोमोस का जो मतलब है वो है मैनेजमेंट, उस चीज को मैनेज करना। तो इकोनॉमी क्या है? स्टेट को मैनेज करना, स्टेट ESTET, स्टेट को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, रिसोर्सेस को मैनेज करना। ओइकोस प्लस नोमोस इकोनॉमी वर्ड है, से ही इकोनॉमी आया है। ओके इकोनॉमी को हम दूसरी तरीके से जो डिफाइन करते हैं कि इट इज अ साइंस दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स मीन्स एंड अनलिमिटेड एंड्स। स्कैर्स मीन्स एंड अनलिमिटेड एंड्स की जो साइंस है वो इकोनॉमी है।
आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया? इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। हम 7th लार्जेस्ट नेशन है। हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें भी सारी मोस्टली पॉपुलेशन यंग है, ठीक है। फिर मिनरल रिसोर्स ज्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्स ज्यादा है, वाटर, इतनी सारी नदियां हैं, वाटर रिसोर्स ज्यादा है। ओके, तो इन रिसोर्सेस को सही तरीके से मैनेज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए ताकि देश आगे बढ़ सके, इसलिए प्लानिंग कमीशन बना। रिसोर्सेस को सही तरीके से मैनेज करना इज इकोनॉमी। Okay, so let's start with the chapter. Let's start with the definition of economy. Okay, देखिए guys, लिखिए economy as a word comes from the Greek word oikos, oikos. Oikos means estate. Oikos means estate, family, household. And nomos, which means custom or law or management, which means custom or law or management. Law or management. देखिए economics is an evolutionary science. Economics is an evolutionary science. Its nature and subjects keep changing. Sir, please. Economics is an evolutionary science. Its nature and subjects keeps changing. Keeps changing. In simple words, economics can be defined as, in simple words, economics can be defined as a science that studies relationship, a science that studies relationship between scarce means and unlimited ends. Between scarce means, Sir, can you please repeat the definition? yeah. Economics is a science that studies relationship between scarce means and unlimited ends. Scarce means
and unlimited ends. So stop. Next line. Economics is often referred to as dismal science. Is often referred to as dismal science. DISMAL. To as dismal science. मतलब अगेन क्या मतलब है कि जो कम रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैनेज करना है, वही अर्थव्यवस्था है. अर्थ व्यवस्था, व्यवस्था मतलब मैनेजमेंट. अर्थ का मतलब पैसा. पैसे को कैसे मैनेज करना है, यही आपकी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी. ओइकोस प्लस नोमोस. ओइकोस मतलब फर्म, स्टेट, फार्म, और नोमोस मतलब मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करना. ओके, लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. Economics is also a social science. Economics is also a social science that studies how individual government firms, that studies how individual governments firms and nations make choices on allocating scarce. Please repeat. How individuals, government, firms, nations make choices on allocating scarce resources, make choices on allocating scarce resources, to satisfy their unlimited wants, to satisfy their unlimited wants. Unlimited wants. Full stop. तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी है क्या. इकोनॉमी क्या है कि जो भी आपके पास साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, साधन मतलब रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट ही अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स. समझ में आ गया? ओके. अब सी गाइस, अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे को रोक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं. वी ऑल नो गाइस. ओके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके एडम स्मिथ को कहा जाता है. ओके, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. बट गाइस, एडम स्मिथ का जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एक एंगल है. ओके, वो पूर्णतः वो चीज सही नहीं है कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का कहना, क्योंकि बिकॉज उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो बोले हैं, वो उन्होंने एक तरीके से आपके मटेरियल डिफिनीशन दी है एडम स्मिथ ने. इकोनॉमिक्स की अगर देखा जाए तो 3 डिफिनीशंस होती हैं.
ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, खासतौर से न्यू स्टूडेंट्स, यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो गाइस लेक्चर्स आपके प्री कम मेंस होते हैं, ओके, इसमें ही मेंस है, इसमें ही प्रीलिम्स है। 3 डिफिनेशंस होती हैं इकोनॉमिक्स की। वन इज मटेरियल डिफिनेशन जो कि एडम स्मिथ ने दी, अदर इज आपके वेलफेयर डिफिनेशन, एंड अदर इज आपके एक तरीके से दिस वन बिहेवियरल डिफिनेशन, मटेरियल डिफिनेशन, वेलफेयर डिफिनेशन एंड बिहेवियरल डिफिनेशन। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं, लिखेगा इस नेक्स्ट पैराग्राफ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ Smith, who is regarded as the father of economics. Sir, please repeat. Adam Smith, ADAM, who is regarded as the father of economics. Father of economics, who authored the book, known as Wealth of Nations. Wealth of Nations. बट गाइस इसका पूरा नाम लिख लीजिए, वेल्थ ऑफ नेशन ही, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, बट बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पूरा किताब का नाम है। Sir, please repeat the name of the book. An inquiry into the nature and causes of wealth of nations. हम शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन किताब कहते हैं, बट पूरी किताब का नाम ये है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। Adam Smith defined economics as a science of wealth. Adam Smith defined economics as a science of wealth. It is a material definition of economics. It is a material definition of economics. That is, it defines economics as a science. That is, it defines economics as a science defines economics related as a science relating to the laws of production, distribution and exchange. Laws of production, distribution and exchange. Sir, please repeat from as a science. As a science relating to the laws of production, distribution and exchange. Distribution. Distribution, production, distribution and exchange. Production, distribution and exchange. सी, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन याद आ रहा है, ओके, इस तरीके का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। Let me type the question. Okay, let me type the question.
ऑप्शंस सभी के पास हैं, आ गए ABCD, स्मिथ स्कूल ऑफ इकोनॉमी, कीनिस स्कूल ऑफ इकोनॉमी, कुजनेट स्कूल ऑफ इकोनॉमी, रॉबिन्सन स्कूल ऑफ इकोनॉमी, ये सब स्कूल्स हैं इकोनॉमी के, मतलब जिन्होंने थ्योरी प्रोपाउंड की है। तो क्वेश्चन है, इन दिस प्रेजेंट कोविड क्राइसिस द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री शुड रिजॉर्ट टू विच स्कूल ऑफ इकोनॉमी? In this present COVID crisis, the government of a country, in this present COVID crisis, the government of any country should resort to which school of economy? Now, any answer from your side? सर कोविड क्राइसिस के टाइम पे रिसेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा किसी भी कंट्री में, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट है उसको काइनेस स्कूल ऑफ इकोनॉमी की जो थ्योरीज है उन पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज जो काइनेस स्कूल ऑफ इकोनॉमीज में जो थ्योरीज है वो बेसिकली रिसेशन पे ही बेस्ड है। Very good, excellent, excellent, थैंक यू सो मच सर। excellent dear, excellent। मतलब मैं आपका तारुफ करा दूं बाकी क्लास से। He is a relative of Mangesh Ghildial, who is at present DM of Chiri, one of my student. Okay, तो प्रज्वल, and he's a final year graduation student guys. तो this shows कि आपने चीजें अच्छी तरीके से पढ़ी। Very good, excellent. थैंक यू सो मच। Okay, कीनिस, अब देखिए जिन्होंने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, डोंट टेक इट दिल, इसीलिए क्लास मैंने आज क्वेश्चंस नहीं इंट्रोड्यूस की। काफी लोग दिल पे ले लेंगे, यार इतने भयंकर क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं, आई एम अ BSc, देन आई डिड माय MA। इकोनॉमी से मेरा दूर दूर का नाता नहीं है, कोई मेरे ग्रेजुएशन में इकोनॉमी नहीं है। जितनी इकोनॉमी सीखी इसी सब्जेक्ट में सीखी, यहीं पे सीखी, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में ही सीखी। कीनिस स्कूल रिसेशन के पीरियड में होता है। कीनिस स्कूल जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने आजकल क्या, गवर्नमेंट जब ऐसा रिसेशन पीरियड आता है, जब रिसेशन मंदी आती है, तो क्या होता है, जब मंदी आती है तो प्राइवेट सेक्टर कहता है कि भैया हम तो प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, चीजें बिकेंगे ही नहीं। जब चीजें बिकेंगे ही नहीं तो हम प्रोडक्शन करेंगे क्यों? तो प्राइवेट अपना प्रोडक्शन घटा देता। तो जब प्राइवेट अपना प्रोडक्शन घटा देगा तो इकोनॉमी का जो व्हील है ना वो स्लो होने लग जाता है, उससे मंदी और एनहांस हो सकती है। तो यहां किसकी जिम्मेदारी बनती है मार्केट में आने की? गवर्नमेंट की। तो हु विल स्पेंड मोर? गवर्नमेंट विल स्पेंड मोर। गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चे करती है। आपने देखा गवर्नमेंट आजकल खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट पैसा फेंक रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम मनरेगा में ज्यादा पैसा फेंकेंगे, हम नए रोड्स बनाएंगे, हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो गवर्नमेंट उस तरीके से पैसा फेंकती, और इसको कहते हैं कि जब कभी रिसेशन हो तो गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिंपल बात है, रिसेशन पीरियड में गाइस समझिएगा, रिसेशन पीरियड में प्राइवेट सेक्टर तो पीछे हट जाएगा, उसको तो घाटा हो रहा है। जब उसको घाटा हो रहा है तो द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट टेक इनिशिएटिव, वो पहल करेगा ही नहीं। वो कहेगा कि सर जी हम तो प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, हमें तो हमारा जब माल ही नहीं बिकेगा, सपोज कंपनीज XYZ उसने टीवी बनाए और टीवी बिक नहीं रहे हैं, तो वो क्या और टीवी बनाएगी? वो कहेगी कि पहले जो गोदाम में माल पड़ा है पहले ये बिक जाए फिर हम और टीवी बनाए। डिमांड है ही नहीं, और बल्कि वो और लोगों को छटनी कर देगी, अपने एम्प्लॉइज को। तो यहाँ पे किसका रोल अहम है? ध्यान रखिएगा, इस इकोनॉमी इसी तरीके से है यूपीएससी में। किसका रोल अहम है? गवर्नमेंट का रोल अहम है। गवर्नमेंट कहेगी आई विल स्पेंड द थिंग्स। अब जैसे सपोज उत्तराखंड में इस समय आपने देखा होगा काफी सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ की सरकार क्या कह रही है कि आप आइए, आप यहाँ पे बिजनेस शुरू करिए, हम आपको सस्ता लोन देंगे, मिनिमम लोन देंगे। जैसे सपोज गवर्नमेंट ने जो कहा है कि 10 लाख तक का लोन देंगे जिसमें 15% सब्सिडीज होगी, मतलब 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट कह रही है हम आपको मिलाएंगे।
बस आपको थोड़ी सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जो लंबा लोन ले रहे हैं, मतलब सपोज 10 लाख का, अगर मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूँ तो शायद उसमें मेरे को 1 लाख रुपए अपनी तरफ से देना होगा, 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी और बाकी मेरे को बैंक लोन दे देगी। ये क्या है? ये क्राइसिस के दौरान जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। और ये किस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा है? कीनेस ने कहा। कीनेस ने कहा जब रिसेशन होता है, बहुत सही प्रज्वल ने बोला, दिस शोज प्रज्वल आपने अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स अच्छे पढ़े, ओके, कि जब कीनेस कहता है कि जब कभी रिसेशन पीरियड होता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर। अब इसको आगे चल करके जो यूपीएससी पूछेगा वो क्या पूछेगा, अब जब बात छिड़ी तो बता ही देते हैं। इसको एक और कॉन्सेप्ट में कहते हैं, इसको कहते हैं, अब जैसे इकोनॉमी में आपको मैं हमेशा कहूंगा पंप प्राइमिंग। व्हाट इज पंप प्राइमिंग? इसी को पंप प्राइमिंग, इसको दूसरे एंगल में पंप प्राइमिंग कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, ये में आपको फिस्कल पॉलिसी में आएगा टॉपिक, पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है? अब ये पंप प्राइमिंग क्या होता है हम सब जानते हैं, सब सी क्लास, कोशिश कर रहा हूं आसान भाषा में आपको समझा दूं। हमारे सबके घर में पानी की मोटर होती है जो पानी खींचती है, जिसे हम टुल्लू कहते हैं, पानी की मोटर कहते हैं, ओके, किर्लोस्कर एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो कई बार आपने देखा होगा वो हवा खींच लेती है, हवा खींच लेती है, पानी आना बंद हो जाता। तो हम करते क्या है, उसका वॉल्व खोलते हैं, एक मग पानी लेते हैं, वॉल्व में डालते हैं, वॉल्व बंद करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, पानी आने लग जाता है। इसको कहते हैं पंप प्राइमिंग। जब कभी रिसेशन हो जाए, प्राइवेट सेक्टर स्पेंड नहीं करेगा, किसकी जिम्मेदारी स्पेंड करने की? गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट पैसा डाले। तो जब कभी पंप में पानी ना, हवा आ जाए तो कौन पैसा डालेगा पंप में? गवर्नमेंट पैसा डाले। उससे क्या होगा? पैसा खींचेगा और पैसा बाहर आना शुरू हो जाएगा। पंप प्राइमिंग, कीनेस स्कूल ऑफ थॉट। किसी को 1% डाउट हो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है गाइज। समझ में आया? क्योंकि यहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, आई नो क्लास, उनका ग्रेजुएशन में इकोनॉमी नहीं होगा। बिसाइड प्रज्वल, किस किसके पास इकोनॉमी रहा है अपने ग्रेजुएशन में और 12th में? किसी के पास नहीं? तो बट ऑब्वियस, हाँ, सौरभ के पास रहा। यस सौरभ, समझ बैठा हूं। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं गाइस? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है? जैसे मैं पबैट में बोलता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोलता हूं, दो ही कंडीशंस में इंसान क्वेश्चन नहीं पूछता, या तो उसे सब समझ में आ रहा है या उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके, अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। सर, हाँ बोलिए प्रज्वल। सर, जो अभी सीआरआर 6.5% से 4% हो गया है, सर ये भी एक एग्जांपल पंप प्राइमिंग का है या इसका कोई अदर रीजन है? ये पंप प्राइमिंग का एक केस है। पंप प्राइमिंग, देखो, पंप प्राइमिंग एक कहा जाए एक तरीका है। अब ये पंप प्राइमिंग का ही तो केस हो गया। जब सीआरआर कम कर दिया, सीआरआर तो बेटे बहुत पहले से ही कम था, 4% समथिंग था, ओके, 4% से 3.75 समथिंग पर था। तो अगर सीआरआर या बैंक रेट ये कम कर देते हैं तो क्या है, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो वो लोन ज्यादा देंगे। समझ में आया? ओके, जब बैंकों के पास भाई सिंपल बात है, बैंक रेट कम करना, सीआरआर कम करना, रेपो रेट कम करना, इसके थ्रू क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा आए। और जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा आए तो बैंक क्या करेंगे? बैंक लोन देंगे, सस्ता लोन देंगे। जब बैंक सस्ता लोन देंगे तो लोग लोन उठाएंगे, लोन उठाएंगे तो लोन उठा के करते क्या है? कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। भाई अगर आपने कार खरीदी तो अल्युमिनियम प्रोडक्शन, प्लास्टिक प्रोडक्शन, ये सब चीजों की डिमांड आई, एक्टिविटी बढ़ी। ओके, तो ये पंप प्राइमिंग का केस है। बट दिस इज मतलब क्योंकि कीनेस स्कूल ऑफ थॉट था, कीनेस स्कूल ऑफ थॉट ने रिसेशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कहा गया है। ठीक है, एडम स्मिथ स्कूल हम कर रहे थे। नेक्स्ट लिखे गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर एडम स्मिथ स्कूल।
there is a welfare definition of economy too. There is a welfare definition of economy too. Economics is a study of mankind. Economics is a study of Sir, mankind. please repeat. There is a welfare definition of economics too. There is a welfare definition of economics too. Okay, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. So please repeat. Economics is a study of mankind in the ordinary business of life. In the ordinary business of life, it examines that part of individual and social action. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with which is most closely connected with attainment, connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being, with the attainment and with the use of material requisites, 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 requisites of well-being. Sir, please repeat after attainment. Attainment and with the use of material requisites of well-being. मतलब इंसान को अपने मटेरियल लाइफ के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हैं, उस चीजों को वो फुलफिल कैसे करता है, उस मटेरियल चीजों को वो फुलफिल कैसे करता है, रिसोर्सेज को वो किस तरीके से पूरा करता है, उसको इकोनॉमिक्स कहा गया। तो ये वेलफेयर डेफिनेशन है। और तीसरा है बिहेवियरल डेफिनेशन। थर्ड लिखे क्लास, बिहेवियरल डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की थर्ड डेफिनेशन है बिहेवियरल डेफिनेशन। Behavioral definition. Professor Robbins, in his Nature and Significance of Economic Science, Professor Robbins, in his Nature and Significance of Economic Science and So what is Significance, the name? Professor Robbins, R-O-B-B-I-N-S, Professor Robbins, in his Nature and Significance of Economic Science, Nature and Significance of Economic Science, defined economics as the science defined economics as the science चाहे तो अंडरलाइन कर देना, defines economics as a science which studies human behavior, जो human behavior को study करे, which studies human behavior as a relationship between
as a relationship between ends and scarce means, as a relationship between ends and scarce means, ends and scarce means, which studies human behavior. From where? Tell me. I have to repeat from where? Human behavior. Yeah, human behavior. I'm repeating. Abhishek, I got it. Okay. The science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means, ends and scarce means, which have alternative uses, which have alternative uses, which have alternative uses. तो मतलब सी गाइज, इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि देयर इज, कि मतलब रिसोर्सेस कभी पूरे नहीं होते. कहने का मतलब यह है, समझिए इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट. सपोज आज आप 25,000 कमा रहे हैं. कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, आपकी शुरुआती सैलरी 90,000 हो जाएगी. सपोज सब कट कटा के मिलू के 90,000 हो जाएगी. ओके. या आप कौन बनेगा करोड़पति जीत जाते हैं, 7 करोड़ जीत जाते हैं, और 7 करोड़ को आप इन्वेस्ट कर देते हैं, धीरे धीरे आप बिजनेसमैन बन जाते हैं. तो आप देखोगे गाइस, चाहे आप जब आप 25,000 कमा रहे थे, या जब 90,000 कमा रहे थे, या जब आपने एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बन गए, तब भी आपके साथ आपको अपने खर्चे और अपनी डिमांड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा. तब भी आप कंट्रोल करते थे, अभी आप कंट्रोल करते हैं, और पहले भी आप कंट्रोल करते थे. मतलब 25,000 में द पर्सन हु इज अर्निंग 25,000 पर मंथ, उसके उस हिसाब से खर्चे थे. द पर्सन हु इज अर्निंग 90,000 और 1 लाख रुपीज पर मंथ, उसको उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्चे थे. द पर्सन हु इज अर्निंग 10 लाख रुपीज पर मंथ या 5 लाख रुपीज पर मंथ, उसके हिसाब से खर्चे. समझ में आया? मतलब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं. जैसे सपोज, जैसे आपने देखा होगा इकोनॉमी में, आपको तो होगा 7th पे कमीशन, ये नया पे कमीशन और बैठ जाए, तनख्वाह और बढ़ जाए. तो वो ये नहीं समझते हैं कि द मोमेंट तनख्वाह बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी. ये इन्फ्लेशन में पढ़ाऊंगा. जैसे ही पैसा सिस्टम में आता है तो प्राइसेस शूट अप हो जाता है. जो लोग नई इकोनॉमी के हैं, जो इकोनॉमी बैकग्राउंड है, उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा. भाई सिंपल बात है, आपके पास पैसा जब 25,000 थे तो खर्चा 25,000 के हिसाब से था. जब 1 लाख रुपए महीना हो गई तो खर्चा उस हिसाब से बढ़ गया खर्चा. और सपोज 5 लाख रुपए महीना हो गई, खर्चा और बढ़ गया. तो क्या है कि जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं. तो जितना ज्यादा सिस्टम में पैसा डाला जाएगा, प्राइसेस उतने ऊपर बढ़ जाएंगे. और प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे तो फिर डिमांड एंड सप्लाई का जो इम्बैलेंस है या बैलेंस है ना, वो एक कर्व है, वो एक स्टीपनिंग कॉज हो जाएगा. जब याद करिए, मतलब आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग अभी भी कॉलेज में, बट मतलब अगर मैं अपने पे बात लूं या डॉक्टर साहब की बात करूं, तो जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज लाइफ के हिसाब से जीते थे. किसी भी ढाबे पे चाय पी ली. ओके. अब हम लोग अपनी फैमिली के साथ अब ढाबे पे थोड़ा ना चाय पियेंगे. अब चाय पियेंगे तो भाई या कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, या कैफे कॉफी डे में जाएंगे, बरिस्ता में जाएंगे. ढाबे में चाय 10 रुपए की चाय और 10 रुपए का बन, या जो उसके साथ टोस्ट आता वो आ गया. अब बरिस्ता में जाएंगे या कैफे कॉफी डे में जाएंगे तो एटलीस्ट बिल 1000 का आएगा. तो पहली क्या थी? कॉलेज लाइफ थी. इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो गाइस? और दूसरी क्या हुई, जब हम अर्न करने लग गए तो दूसरी लाइफ हो गई, तो खर्चे भी बढ़ गए. जब हम अर्न करने लग जाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं.
पहले हमें पॉकेट मनी मिलती थी पेरेंट्स के थ्रू, पापा कहते थे ये 100 रुपीज है महीने भर चलाना तुम्हें, तो 100 रुपीज है महीने भर चलाना है तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ह्यूमन बिहेवियर का खर्च का कैसे किस तरीके से कोरिलेशन है। ओके मतलब दीज आर द थिंग्स जो आपके इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स बनाएंगे। ये इन्फ्लेशन में आ जाता है चीजों का। जैसे क्वेश्चन बना आपके प्रीलिम्स का, इन्फ्लेशन हर्ट्स, यस हर्ष, एनी क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा था कि जो प्राइसेस है वो इन्फ्लेशन में ज्यादा राइज होते हैं या इन्फ्लेशन जब नहीं होता तब राइज होते हैं ज्यादा? बेटा इन्फ्लेशन में ज्यादा राइज होते हैं, इन्फ्लेशन में ज्यादा होते हैं। सर जो आप कह रहे हैं मतलब जैसे डिमांड्स बढ़ रही है, मतलब जो आप कह रहे थे सर वो तो इन्फ्लेशन का केस नहीं हुआ ना फिर? नहीं इन्फ्लेशन सिंपल बात है भाई, सिंपल बात है, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप खर्च नहीं करोगे। अभी जैसे सपोज यू आर ए स्टूडेंट, ओके, आई नो यू आर इन द सेकंड ईयर, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, तो अभी आपको पॉकेट मनी सपोज 500 रुपीज पर मंथ मिल रही है, एंड विद योर पेरेंट्स ब्लेसिंग, ओके, विद योर हार्ड वर्क यू आर एबल टू क्रैक द पीसीएस। तो पीसीएस में आपको जो फर्स्ट तनख्वाह मिल रही है वो 75,000 है। कहां आपको 500 रुपीज पर मंथ की अभी पॉकेट मनी मिल रही है और कहां 75,000 रुपीज पर मंथ की। अभी मोस्टली जो देहरादून, आई एम टॉकिंग अबाउट देहरादून, क्योंकि यहाँ पर गाइस कुछ आउटसाइड स्टेशन के स्टूडेंट्स भी हैं, बाहर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देहरादून। तो देहरादून में अभी क्या है, जो कॉलेज लाइफ के है वो इंदिरा मार्केट से परचेज करेंगे। The moment you will become an IPS or IAS officer या PCS officer, you start purchasing from Levi's, you will go to mall, you will go to आपका suddenly standard बढ़ जाएगा। हर्ष बात इस चीज की है, when you have the money there is tendency to spend more. The person who don't have the money वो कहां से spend करेगा? Got my point? इन्फ्लेशन से तो महंगाई होती ही होती है, नो डाउट। इन्फ्लेशन तो सभी को हर्ट करता है। इन्फ्लेशन मेरे को, आपको, वाजीराम को, द टॉप, ओके, सभी को हर्ट करेगा। ओके इन्फ्लेशन तो क्या, इन्फ्लेशन इज व्हाट? इन्फ्लेशन, just understand, you have used the word inflation. Inflation is a general level of price rise. General level of price rise. Clear है guys? So class, it's 7:50 or almost. Okay, आज पहला लेक्चर था तो मेरे को आज बेसिक्स समझाने थे, थोड़े बहुत बेसिक्स शुरू हो चुके हैं। कल सीधे हम लेक्चर पे जंप करेंगे, कल ये सब आलतू फालतू की बातें नहीं होंगी। ओके